हेलो बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत सारे बच्चों को शुरुआत में ये टॉपिक देखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सच बताऊं तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को आपके लिए इतना आसान बना दूंगा कि क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर आने लगेगा। साथ ही हम इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? देखो, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली, तीसरी टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर वर्ड ऐड कर दो बस आगे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मान लो कि पार्टिकल जब घूम रहा था तो t1 टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, t2 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हो गई, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना हुआ? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टाइम कितना बीता? t2 माइनस t1। तो यही है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सर इसको एवरेज क्यों बोल रहे हो? क्योंकि टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हमने लिखा है, इसलिए इसको एवरेज वैल्यू ही बोला जाएगा। तो ये आ गया एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है अल्फा। इधर लिख देता हूं, चलो अल्फा से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लिया जाए, कितना छोटा? बहुत छोटा, एक इंस्टेंट बोलते हैं उसको, dt बोल देते हैं उस टाइम को, बहुत छोटे से टाइम को, तो उससे जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा वो भी छोटा ही होगा और वो हम डी ओमेगा लिख देंगे। तो डी ओमेगा बाई डी टी को हम क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है डी ओमेगा बाई डी टी। एक स्मॉल टाइम में एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, है ना, वो डी ओमेगा मान लेंगे और टाइम इंटरवल मान लेंगे dt। तो डी ओमेगा बाई dt को हमने क्या बोल दिया? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बोल दिया। बोलो आ रहा है क्या समझ में? आसान है एकदम। अच्छा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट बता दो इसकी। एंगुलर वेलोसिटी की होती है रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट हो गई, है ना। दूसरी चीज, एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे सर? देखो, अगर किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, अगर v बढ़ रहा है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, या ओमेगा इक्वल टू v बाई आर भी लिख सकते हो उसको। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो क्या ओमेगा भी बढ़ेगा? हाँ जी सर, ओमेगा बढ़ेगा। अगर ओमेगा बढ़ जाएगा तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पहले ओमेगा कम था बाद में बढ़ गया, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव। और जो टाइम है वो तो पॉजिटिव ही होता है जितना भी बीता है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि अल्फा विल बी पॉजिटिव। तो याद रखो, जब भी पार्टिकल की स्पीड या एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगर पार्टिकल की स्पीड कम हो रही हो या एंगुलर स्पीड कम हो रही हो, तो अगर एंगुलर स्पीड कम होगी तो ओमेगा 2 कम रहेगा ओमेगा 1 से, तो डिफरेंस आएगा नेगेटिव में, यानी अल्फा विल बी नेगेटिव। और इसी को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, याद करो। जब स्पीड या एंगुलर स्पीड कम होती जाती है तो हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है गुरुजी की अल्फा 0 आ जाए? हाँ, आ सकता है। कब? जब v की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा? जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 0 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा आ जाएगा 0। अगर पार्टिकल की स्पीड या एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट रफ्तार से पार्टिकल घूम रहा है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। तो मैंने चीजें सारी बता दी है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके ऊपर। देखो, अच्छा उससे पहले एक चीज और याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। देखो, अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो डी थीटा बाई डी टी, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिलेगी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देते हो डी ओमेगा बाई डी टी, तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, याद रखना है। इसका उल्टा, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा गुरुजी?
तो मिलेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर एंगुलर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जबकि पार्टिकल पहले मान लो जहां से चलना स्टार्ट कर रहा है वो एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, तो वहां से कितने एंगल पे चला वो एंगुलर वेलोसिटी के इंटीग्रेशन करने से आपको मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है। ये हमने तब भी पढ़ा था जब हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इनके बारे में पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, है ना। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आता है डिस्प्लेसमेंट। बस यहाँ पे एंगुलर वर्ड लगा दिया सबके आगे, आया समझ में। तो इस तरीके से आप इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए डिस्क डिपेंड्स ऑन एंगल रोटेटेड थीटा एज ओमेगा इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एट थीटा इक्वल टू 1 रेडियन इज। तो थीटा जब 1 रेडियन होगा तो आपको ओमेगा बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन तो ये होता है अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। सर हमें तो इक्वेशन थीटा में दे दी, तो बिल्कुल आसान है। देखो एक काम करो, क्या मैं इसको डी थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं क्या? डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डी थीटा से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हो? ओमेगा लिख सकते हो इसको, तो याद करो अभी बताया था डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, फिर क्या बचा डी ओमेगा बाई डी थीटा। मतलब आपको सिंपल सा एक काम करना है, ओमेगा कितना है वो लिख दो, ये है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा इनटू डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब जो ओमेगा वाली डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखना था यहाँ पे, बाई मिस्टेक मैंने डी ओमेगा बाई डी टी लिख दिया था, ये लो। तो डी ओमेगा बाई डी थीटा है ना भाई, ये तो डी थीटा बाई डी टी ये तो बन गया था ओमेगा, तो क्या बचा था डी ओमेगा बाई डी थीटा, डी ओमेगा बाई डी थीटा बचा है ना। तो डी ओमेगा बाई डी थीटा का मतलब है ओमेगा की जो इक्वेशन है उसका थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएशन करो, थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा 2, क्योंकि थीटा का तो 1 हो गया। ये लो जी। अब कब पूछा है? एट थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, तो थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 2, बताओ आंसर। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 4, आंसर 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। है कोई ऑप्शन ऐसा? हाँ जी, सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज ओमेगा इक्वल टू, लिख देते देखो 1.5 टी माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द टाइम व्हेन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम 0। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 कब होगा वो बताना है, वो टाइम बताना है। तो पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करो, यह आएगा डी ओमेगा बाई डी टी से करो डिफरेंशिएशन, यह आ जाएगा 1.5 माइनस 3 टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, है ना, डिफरेंशिएशन करना है, प्लस 0, 2 कांस्टेंट है ना तो इसका 0, तो 1.5 माइनस 6t आ गया। व्हेन अल्फा बिकम्स 0, तो चेक करो 1.5 माइनस 6t इक्वल टू 0 कब आ रहा है? तो क्या आएगा देखो 1.5 इक्वल टू 6t, तो t हुआ 1.5 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 1/4 सेकेंड। इस टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, तो पूछ रहा है कि कौन से टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो 1/4 का मतलब 0.25 सेकेंड अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ड्यू टू टॉर्क इट गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड बाद में उसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। देखो बिल्कुल आसान है, अल्फा कितना दे रखा है 3t माइनस टी स्क्वायर। अच्छा अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हैं क्या ऐसा? और अगर हमें ओमेगा बताना है, क्योंकि इसने पूछा है
फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड। तो ओमेगा फाइंड करना है तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या लिख देंगे 3t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। और अगर हमें ओमेगा फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे दोनों साइड में इंटीग्रेशन। तो इधर आएगा ओमेगा, इधर आएगा 3 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। आया समझ में। अब कब पूछा इसने, देखो इसने पूछा है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 2 पुट कर दो इसमें, तो ये आएगा 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो आया सॉल्व करने पे 6, ये आया अपना 8/3, तो ये आएगा 10/3 रेडियन पर सेकेंड। ये अपना ओमेगा आ गया। देखो पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बोलो आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट अल्फा इक्वल टू माइनस के अंडर रूट ओमेगा वेयर के इज ए कांस्टेंट फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉडी विल कम टू रेस्ट इफ एट टी इक्वल टू 0 एंगुलर वेलोसिटी वाज ओमेगा नॉट। टी इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है भाई ओमेगा नॉट। तो अब आपको क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि माइनस के अंडर रूट ऑफ ओमेगा के बराबर। के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 ओमेगा कितना है ओमेगा नोट के बराबर है। टी इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा नोट है। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्या पूछा इसने फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉडी विल कम टू रेस्ट, मतलब कितने टाइम बाद में एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। रेस्ट में आने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई है ना, रुक गई बॉडी। देखो सबसे पहले तो ये देखो अल्फा इक्वल टू क्या लिखा हो माइनस के अंडर रूट ऑफ ओमेगा। अल्फा को क्या लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हो इक्वल टू माइनस के अंडर रूट ऑफ ओमेगा। ये एक काम करते हैं डी ओमेगा के नीचे ले आते हैं इस अंडर रूट ओमेगा को और इधर माइनस के डी टी लिख देते हैं। ये समझ में आया। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे ओमेगा के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है तो ओमेगा वाली टर्म एक साइड में होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको इधर ले आया। अब मैं दोनों साइड में करूंगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट लगाओ, इधर तो टाइम की लिमिट लगाओ 0 से t और इधर किसकी लिमिट लगानी है एंगुलर वेलोसिटी की। शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा नोट, बाद में कितनी हो गई ओमेगा मान लो आफ्टर टाइम t। वैसे वो 0 हो गई, इसने बोला है कि किस टाइम बाद में, मान लो t टाइम बाद में एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आप चाहो तो यहाँ 0 पुट कर दो, चलो 0 ही लिख देते हैं और वो टाइम सीधा ही निकल के आ जाएगा कि किस टाइम पे ये एंगुलर वेलोसिटी 0 होने वाली है। आया समझ में। सॉल्व करो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो ये जो अंडर रूट ओमेगा है इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट ओमेगा को ऊपर ले जाके ओमेगा पावर -1/2। बोलो सोच के बताओ जरा। माइनस के कांस्टेंट है बाहर लिख दिया 0 से t इंटीग्रेशन dt। करो सॉल्व। देखो ओमेगा की पावर -1/2 इंटीग्रेशन करोगे आएगा ओमेगा पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 यानी कि आएगा ओमेगा पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। इंटीग्रेशन करने पे ही आ रहा है और लिमिट्स क्या है ओमेगा नॉट से 0। ठीक है जी, इक्वल टू माइनस के टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो t आ जाएगा 0 से t की लिमिट लगा दो। सॉल्व करो। देखो ये 2 ऊपर चला गया, 2 तो मैं बाहर ही लिख देता हूं चलो है ना, कांस्टेंट है इसलिए। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ओमेगा नॉट की पावर 1/2 बन गया ये इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट t पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट करके 0 पुट कर दिया। बताओ आंसर क्या आएगा। 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करो -2 ओमेगा नॉट पावर 1/2 इक्वल टू माइनस के टी। माइनस से माइनस उड़ जाएगा दोनों साइड में तो t इक्वल टू क्या गया 2 ओमेगा नॉट पावर 1/2 और ये k आ जाएगा अपॉन में। तो ये आएगा वो टाइम। इस टाइम के ऊपर जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0। आया समझ में, क्योंकि आपने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ली है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और फाइनल 0 ली है। तो कौन से टाइम पे फाइनल 0 होगी t टाइम पे, तो वो t क्या निकल के आया ये। तो ये अपना आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करना है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले चलिए अपने कॉन्सेप्ट्स चेक कर लेते हैं।
आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आंसर करेक्ट हुआ तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो फटाफट से इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो मैं खुद पढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हम क्या करेंगे, जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करेंगे, है ना। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए स्मॉल ए का सिंबल यूज करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन के लिए, जिसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अल्फा, जिसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो, हम एक रिलेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है मान लो, और r रेडियस के पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं, ऐसे घूम रहा है मान लो, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, या v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्रॉस r लिख सकते हो। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही चीज मैंने लिखी है। v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r होता है। अगर मैं दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो इधर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इधर मिलेगा dv बाई dt, जो कि एक्सेलरेशन होता है। यानी कि करो डिफरेंशिएट, ये बना dv बाई dt, लेकिन यहां पे ओमेगा भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में और r भी चेंज हो रहा है। सर r तो रेडियस है, ये तो कांस्टेंट होती है, ये कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो, मैंने r के ऊपर वेक्टर सिंबल लगा रखा है यहाँ पे, और वेक्टर की डायरेक्शन अगर चेंज हो जाती है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तो हम ये मानेंगे कि वेक्टर चेंज हो गया। शुरुआत में पार्टिकल यहां पे है, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन सेंटर से पार्टिकल की तरफ मानी जाती है हमेशा, तो इधर होगी। लेकिन जब ये यहां पे पहुंचेगा तो आर वेक्टर इधर चला जाएगा, यहां पे होगा तो आर वेक्टर इधर चला जाएगा। तो आर भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, और ओमेगा भी मान लो चेंज हो रहा है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ये भी चेंज हो रही है। तो हमें दोनों को ही वेरिएबल मान के डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और जब भी दो वेरिएबल हो, तो पहले एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर पहले को डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं। आया समझ में, ठीक है। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करो। dv बाई dt को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन, लिख दिया एक्सेलरेशन। ओमेगा क्रॉस dr बाई dt, dr बाई dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एक तरह से, तो इसको हम v लिख सकते हैं, है ना। तो ये बन गया ओमेगा क्रॉस v प्लस, या डी ओमेगा बाई डी टी, ये तो सर अल्फा होता है क्रॉस आर। एक चीज आपने नोटिस करी, देखो ओमेगा पहले आर बाद में, तो मैंने हर एक टर्म में ओमेगा पहले आर बाद में, ओमेगा पहले आर बाद में, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। डिफरेंशिएट करते टाइम पे उल्टा पुल्टा कर दो, कहीं इसको पहले लिख दो उसको बाद में, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे, ठीक है। अब एक चीज सोच के बताओ कि अगर मैं पूछूं आपको कि ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन किधर आएगी। अच्छा, एक चीज पहले तो ये कि a इक्वल टू, ये दो टर्म्स लिखी हुई है, a मतलब एक्सेलरेशन, a को हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा, लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बोलो, लीनियर एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के बराबर में तो एक्सेलरेशन नहीं लिखा होगा, मतलब ये भी कोई एक्सेलरेशन है, ये भी कोई एक्सेलरेशन है। अब इस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा वो समझते हैं। पहले ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन बताओ डायग्राम से। ओमेगा किधर होगा, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो राइट हैंड फिंगर्स को पार्टिकल जिस डायरेक्शन में घूम रहा होता है उस डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो थंब आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है, तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी आउटवर्ड। अब ओमेगा क्रॉस वी करना है, ये ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड, वी किधर है, ऊपर की तरफ है, वी किधर है, ऊपर की तरफ। तो ओमेगा क्रॉस वी करो, यानी ओमेगा की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखते हुए वी की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इधर लेफ्ट साइड में। पार्टिकल पे लेफ्ट साइड में कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है मतलब, तो उस एक्सेलरेशन का नाम क्या रखेंगे। तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है कौन सा, ये वाला, इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, दोबारा देखो, ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड, वी वेक्टर किधर है, ऊपर। तो ओमेगा क्रॉस वी करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो थंब किधर है, इधर है ना, सेंटर की तरफ। देखो सर्कल पे, सर्कल के सेंटर की तरफ जा रहा है ये। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रीपेटल
एक्सेलरेशन बोलेंगे। फिर ये जो दूसरा एक्सेलरेशन है ये कौन सा एक्सेलरेशन है? अब अल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन देखो, मान लो पार्टिकल की एंगुलर स्पीड बढ़ती जा रही है ना, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मानी जाएगी, यानी कि आउटवर्ड। तो अल्फा किधर है? आउटवर्ड। अल्फा किधर है? आउटवर्ड। आर वेक्टर किधर है? आर वेक्टर की डायरेक्शन देखो इधर है, मतलब इधर देखो, अल्फा किधर? आउटवर्ड, आर वेक्टर इधर, ओमेगा किधर? आउटवर्ड, आर वेक्टर इधर। क्या करना है? अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन ऊपर आएगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके अलोंग आ रही है। तो क्योंकि जिस पार्टिकल को आप देख रहे हो घूमते हुए उसके ऊपर ये डायरेक्शन, ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये टेंजेंशियल आ रही है। अगर इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना इस पॉइंट के ऊपर, तो उसके अलोंग ये एक्सेलरेशन आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? बोलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो, आया क्या समझ में? ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि ये दो टाइप के एक्सेलरेशन आ रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। गुरुजी इनका काम क्या है वो तो बताओ, ये दो टाइप के एक्सेलरेशन का काम क्या है? देखो, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का काम होता है पार्टिकल को सर्कल पे घुमाना। अगर आपको बोले कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का काम क्या है तो समझ जाना इसका काम है पार्टिकल को सर्कल पे घुमाना। पार्टिकल को सर्कल पर घुमाना, ये किसका काम है? बोलो, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का काम है, इनका काम याद रखना है। और अगर बोले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, तो ये तो वेलोसिटी के अलोंग लग रहा है ना, तो इसका काम है वेलोसिटी को चेंज करना। वेलोसिटी यानी स्पीड मान लो एक बार, क्योंकि वेलोसिटी तो वैसे ही चेंज हो रही है डायरेक्शन के साथ में, स्पीड को चेंज करना इसका काम होता है। अगर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर स्पीड के अलोंग है, वेलोसिटी के अलोंग है, तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। भाई कोई जरूरी थोड़ी है सर्कल पे कोई पार्टिकल घूम रहा हो तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहे। हो सकता है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, हो सकता है कम होती जा रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग मानेंगे, और अगर स्पीड कम हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट मानेंगे। तो इसका काम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? तो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना, ये दो काम है इनके। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैं एक और तरीके से आपको अलग से लिख के बता देता हूं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने पास आया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, है ना। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, आर मतलब रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? पार्टिकल की तरफ, सेंटर से पार्टिकल की तरफ। ठीक है, दूसरा कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है उसका? ओमेगा क्रॉस वी। अच्छा, क्या हम ओमेगा को वी बाई आर भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, है ना, हम ये हमने पढ़ा है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया? अच्छा, यहां ओमेगा क्रॉस वी को ओमेगा इंटू वी भी लिख सकते हो। सर कैसे? देखो, ओमेगा और वी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो जिस प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है ओमेगा हमेशा उसके परपेंडिकुलर आता है। तो ओमेगा और पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा वी साइन 90, साइन 91, इसलिए ओमेगा इंटू वी लिख सकते हो। तो बताओ, अगर मैं इस ओमेगा को वी बाई आर लिख दूं तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया? वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। ये वेक्टर सिंबल हटा देता हूं अभी यहाँ पे, क्योंकि हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं फॉर्मूले को। ये वेक्टर फॉर्म में लिख के बता दिया, अब मैं स्केलर फॉर्म में लिख के बता रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला तो हो गया ओमेगा इंटू वी, और अगर मैं ओमेगा की जगह वी बाई आर लिख दूं तो बताओ क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा को वी बाई आर लिखना है तो वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर वी को ओमेगा इंटू आर लिख दोगे आप, इसमें देखो वी को क्या लिख सकते हो? ओमेगा इंटू आर भी तो लिख सकते हो। तो एक और फॉर्मूला बन गया ओमेगा इंटू आर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। देखो v को क्या लिख सकते हो? ओमेगा इंटू आर। यहां पुट करो, क्या बनेगा? ओमेगा इंटू ओमेगा आर, क्या बना? ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये देखो तीन फॉर्मूले आ गए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखो, आगे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उस पर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो अगर किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता है तो आप उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो पता कर सकते हो। कैसे? बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करके। तो मान लो इस पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका मास है m और वो ऐसे v स्पीड से घूम रहा है किसी r रेडियस के सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि इसके ऊपर जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। कैसे फाइंड करोगे? बस मास को मल्टीप्लाई करना है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन से। तो बता दो फॉर्मूला क्या होगा सेंट्रीपेटल फोर्स का? m से मल्टीप्लाई करो तीनों फॉर्मूलों को, m ओमेगा इंटू वी या एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकते हो। आया समझ में? अगर बोले कि टेंजेंशियल फोर्स बताओ कितना लग रहा है इसके ऊपर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बोल दे टेंजेंशियल फोर्स बताओ हमको, तो टेंजेंशियल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो आया क्या? तो टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? m अल्फा इनटू आर। आप बोलोगे सर इनके बीच का एंगल भी तो 90 डिग्री होता है। हाँ, क्योंकि अल्फा की डायरेक्शन किधर होगी? अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा मान लो और पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जा रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा आउटवर्ड, स्पीड घट रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा इनवर्ड। क्योंकि अगर स्पीड बढ़ रही है तो जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी उधर ही मानेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, स्पीड घट रही है तो ओमेगा के अपोजिट मान लेंगे। आर वेक्टर इस बोर्ड वाले प्लेन में है तो इनवर्ड लो अल्फा को या आउटवर्ड लो, वो आर के तो परपेंडिकुलर ही आएगा। सॉरी, आर वेक्टर की डायरेक्शन पार्टिकल की तरफ होती है, आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर होती है ना बोर्ड वाले प्लेन में, है ना। तो अल्फा की डायरेक्शन या तो आउटवर्ड आएगी या इनवर्ड आएगी। वो आएगी तो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर ही। अगर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रही है किसकी डायरेक्शन? अल्फा की डायरेक्शन, तो इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा इनके बीच में। तो अल्फा आर साइन 90, वो साइन 91 अल्फा इंटू आर भी लिख सकते हो। तो टेंजेंशियल अगर आपको फोर्स पूछे तो एम अल्फा आर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेंट्रीपेटल फोर्स पूछे तो एम इंटू ए सी, मैं लिख के बता देता हूँ चलो। यह आएगा एम सेंट्रीपेटल जो एक्सेलरेशन है उसके तीन फॉर्मूले तीनों लिख दो, एम ओमेगा इंटू वी लिख सकते हो या एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हो या फिर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हो। जैसा डेटा क्वेश्चन में गिवन हो वैसा फॉर्मूला आपको चिपकाना है। बोलो आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं या लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी। देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे? इंक्रीज हो रही है। दूसरा केस है स्पीड इज डिक्रीजिंग और तीसरा केस है स्पीड इज कांस्टेंट। तीन अलग अलग केस है। यहाँ पे एक पार्टिकल दिखा रहा है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी आर रेडियस के पाथ के ऊपर मान लो। पहला केस क्या दिया? स्पीड इज इंक्रीजिंग, क्या हो रही है? स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग मानी जाएगी। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, चाहे स्पीड बढ़ रही हो या कम हो रही हो। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा? सेंटर की तरफ होगा। तो आपको पूछा है कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है मतलब नेट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? तो नेट एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के वेक्टर एडिशन को। इन दोनों को ऐड करते हो तभी तो आपको नेट एक्सेलरेशन यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? ऐसे बीच में आएगा। आया समझ में? तो अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो नेट एक्सेलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? इस 4 वाली डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि पहला जो आंसर हो गया वो हो गया 4। अब दूसरा केस पकड़ो, इसने बोला स्पीड इज डिक्रीजिंग। अगर पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट माननी पड़ेगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर, तो रिजल्टेंट बीच में इधर आएगा। इधर मतलब 6 वाला आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? 6। तीसरा केस स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगी। अगर v कांस्टेंट
तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ तो कांस्टेंट ही होती है ना। तो v अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या हो गया, जीरो। अगर अल्फा जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। कैसे सर, ये इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर। अल्फा अगर जीरो है, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट इसलिए ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट इसलिए अल्फा जीरो, अल्फा जीरो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। तो कौन सा बचा, सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बचा, और उसकी डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ है, यानी कि 5 वाली जो डायरेक्शन है ना वो यहाँ पे करेक्ट होगी। बोलो आया क्या समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। कितने चक्कर पर सेकेंड लगा रहा है, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। क्या क्या दे रखा है एक बार नोट कर लेते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब रेवोल्यूशन पर सेकेंड क्या होती है, ये तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर ओमेगा फाइंड करना हो तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, जिसका फॉर्मूला ये एफ की वैल्यू आपको गिवन है तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 यानी कि 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगर ओमेगा की जरूरत होगी तो इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेते हैं। फिर इसने क्या पूछा है, एक्सेलरेशन बताओ पार्टिकल का। तो जब भी एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो आपको पता है कि किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर एडिशन होता है। नेट एक्सेलरेशन किसका सम होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सम होगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है या टाइम के साथ बदल रही है, कैसे पता चलेगा। अगर ये t का फंक्शन होता तो टाइम के साथ में ये चेंज होता रहता, लेकिन ये तो t का फंक्शन है ही नहीं, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। हियर ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो आप समझ गए होंगे कि अल्फा जीरो हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये हो गया जीरो। अल्फा अगर जीरो होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो। तो बचा क्या, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। मतलब आपको कौन सा एक्सेलरेशन बताना है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बताना है। इसका फॉर्मूला अब आपको ओमेगा पता है, आर पता है, तो फॉर्मूला होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये वाला लगा देंगे। तो ओमेगा कितना 4 पाई है ना, ओमेगा 4 पाई, आर कितना 25, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 16 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 25 इंटू 10 की पावर -2। पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मास ऑफ 2 किलोग्राम इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 रेवोल्यूशन पर मिनट। कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, द न्यू स्पीड इज। तो उसकी नई स्पीड क्या होगी। क्या क्या दे रखा है, पार्टिकल का मास दे रखा है कितना 2 किलोग्राम, व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, उसको ऐसे धागे से बांध के हॉरिजॉन्टली आप घुमा रहे हो, तो धागे में क्या होगा, टेंशन फोर्स। क्यों होगा टेंशन फोर्स, क्योंकि जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो इस पत्थर के ऊपर या इस स्टोन के ऊपर बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इस धागे इस पत्थर के ऊपर बैठ जाओ चींटी बन के, तो आपको इधर एक फोर्स लगता हुआ दिखेगा, टेंशन फोर्स, लेकिन ये इधर जा तो नहीं रहा, इसका मतलब इसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इधर लगता हुआ माना जाएगा बाहर की तरफ, सर्कल पे बाहर की तरफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला वही होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेम ही होता है, वैल्यू भी सेम होती है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला है ना, वही इसका होगा। तो मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा हम फाइंड कर सकते हैं जो गिवन डेटा उसके हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है उससे ओमेगा आ जाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, टी किसके बराबर होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तभी तो ये जो स्टोन है ये यहीं का यही है,
ना तो इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो गए। अब एक चीज बताओ, टी की जो वैल्यू है, अच्छा ओमेगा को भी आप 2 पाई एफ लिख सकते हो, लिखने को मैं वो भी लिख देता हूं, चलो टी इक्वल टू एम आर 2 पाई एफ का स्क्वायर। तो देख के बताओ टेंशन फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एम मतलब मास ऑफ द पार्टिकल जो यहाँ कांस्टेंट है, रेडियस भी यहाँ पे कांस्टेंट है, खुद ने बोला है कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, इसका मतलब आर कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट होता है, तो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, यानी कि टेंशन फोर्स फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसने बोला कि अगर हम रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए टेंशन फोर्स को डबल कर दें, टेंशन फोर्स को डबल कर दें, यानी टेंशन को चेंज कर रहा है, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब कितने रेवोल्यूशन पर मिनट ये जो स्टोन है ये लगा रहा होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको पूछी जा रही है बाद वाली। तो हम लिखेंगे T1 अपॉन T2 बराबर F1 अपॉन F2 का होल स्क्वायर कर देते हैं एक साथ ही। T1 कितना है दे रखा है 5, T2 फाइंड करना है, और ये देखो डेटा रेवोल्यूशन पर मिनट में है और आंसर भी आरपीएम में लिखा है। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करना जरूरी नहीं है, पर मिनट में रहने दो। फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी, फ्रीक्वेंसी पहले थी, कहाँ गई फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड, ये तो सॉरी मैंने गलत लिख दिया। इसने बोला है, अब देखो इसने बोला है T1 जो था ना उसकी कंपैरिजन में टेंशन को हमने डबल कर दिया, यानी T2 इज डबल देन T1, यानी कि 1/2 आ गया ये रेशो। F1 कितना है, पहले फ्रीक्वेंसी है 5, बाद में कितनी है पता करनी है, स्क्वायर कर दिया है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा अंडर रूट करोगे तो 1/√2, इधर आएगा 5/F2। बताओ F2 क्या आया, बोलो 5√2 रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम है ना, तो 5√2 अपना आंसर होगा। अच्छा √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, √2 की जो वैल्यू है वो होती है 1.414। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग 7 के आसपास कुछ आएगा है ना, तो 7 के आसपास, मतलब ये डी वाला ऑप्शन है देखो है ना, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बोलो आया क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 अपॉन पाई मीटर with constant tangential acceleration if the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is। तो आपको tangential acceleration कैलकुलेट करके बताना है। क्या क्या दे रखा है एक बार नोट कर लेते हैं। ए पार्टिकल मूव्स along a circle of radius 20 upon pi meter with constant tangential acceleration, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड है ना, 80 मीटर पर सेकेंड शुरुआत में, एट द एंड ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन, अच्छा आफ्टर मोशन हैज बिगन, ये बोल रहा है कि दूसरे चक्कर के बाद में वेलोसिटी इतनी है, तो ये v2 हो गया अपना। आफ्टर मोशन हैज बिगन मतलब v1 क्या है, v1 तो 0 है। आफ्टर मोशन हैज बिगन मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ, पार्टिकल ने घूमना स्टार्ट किया, तो 2 चक्कर लगाने के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 80 मीटर पर सेकंड हो गई, ये हमको दिखाई दिया। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गई बात। फिर ये बोल रहा है द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, एल्फा इंटू आर। अब एल्फा तो हमको पता है, सॉरी आर तो हमको दे रखा है, एल्फा पता कर ले तो काम हो सकता है अपना। एल्फा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ना, डी ओमेगा बाई डी टी भी इसको बोल सकते हो। अब एक चीज, एक काम करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले बताओ कि ओमेगा 1 कितना होगा, ओमेगा होता है v बाई आर, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। तो बताओ पहले v कितना 0, तो ओमेगा 1 भी क्या हो गया 0। ओमेगा 2 कितना आएगा, तो ओमेगा 2 होगा v2 बाई आर, v2 कितना है 80, r कितना है 20 अपॉन पाई, ये कैंसिल करोगे तो पाई ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। और कितने चक्कर कंप्लीट किए इसने, 2 चक्कर है ना, सेकेंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद की स्टेट है ये। तो 2 चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक चक्कर में कितना घूमता है पार्टिकल 2 पाई से, 2 चक्कर में कितना घूमा 2 इंटू 2 पाई, यानी कि 4 पाई रेडियन घूमा होगा।
बोलो आया क्या। अब हमें कैलकुलेट करना है अल्फा। अब अल्फा कहां से आएगा, तो जैसे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होती है, कौन सी इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वैसे ही अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अल्फा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि देखो कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से पार्टिकल घूम रहा है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये जो अल्फा है ये कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आर तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है रेडियस, ये तभी कांस्टेंट होगा जब अल्फा कांस्टेंट है। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन यूज कर सकते हो ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। कैसे लिखी सर ये इक्वेशन, देखो वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लिख दी मैंने, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस इक्वेशन से आप अल्फा फाइंड कर सकते हो, फिर इसमें पुट करेंगे तो अल्फा बराबर आएगा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 थीटा। सॉल्व करो, ओमेगा 2 कितना आया था अपना 4 पाई, उसका स्क्वायर, ओमेगा 1 कितना आया था 0 डिवाइडेड बाई 2, थीटा कितना है 4 पाई। तो बताओ आंसर क्या आएगा, अल्फा आएगा, सॉल्व करोगे तो अल्फा आएगा, ये देखो 4 पाई से 4 पाई उड़ जाएगा, 4 पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई आया क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक पाई भी कैंसिल, एक 4 भी कैंसिल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है 2 पाई, रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है 20 अपॉन पाई, पाई ने पाई को मार दिया, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपना आंसर आ गया। यानी कि पहला ही ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए ब्रिज इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40 मीटर, द ग्रेटेस्ट स्पीड विद विच ए मोटरसाइकिल कैन क्रॉस द ब्रिज विदाउट लिविंग द ग्राउंड एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। देखो ब्रिज कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा बना के बताता हूं डायग्राम। मान लो कि ये अपना ब्रिज है, ठीक है, और यहां से इसके ऊपर से एक मोटरसाइकिल वाला है वो गुजर रहा है, तो उसकी मैक्सिमम रफ्तार क्या हो सकती है। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम तो कितनी भी रख ले उसकी मर्जी, ऐसा नहीं है। अगर वो एक लिमिट से ज्यादा स्पीड रखेगा, अगर वो एक लिमिट से ज्यादा स्पीड रखेगा तो क्या दिक्कत आएगी, ये सीधा आगे चला जाएगा जंप करके। इसको इस ब्रिज की सारे ही नीचे उतरना है, ऐसे नहीं कि ये ज्यादा स्पीड कर देगा तो होगा क्या, ज्यादा स्पीड से दिक्कत क्या आएगी। देखो एक तो इसके ऊपर लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो कि इस ब्रिज के सेंटर की तरफ लगेगा, और दूसरा क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ भी एक फोर्स आएगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। याद आया क्या, ऊपर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r, नीचे की तरफ लगेगा mg। तो अगर ये बैलेंस हो गए, या mg अगर ज्यादा है mv स्क्वायर अपॉन r से, तो ये इससे ब्रिज के ऊपर चिपका हुआ ही चलेगा। लेकिन इन केस अगर स्पीड बढ़ा दी इसने तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा स्पीड के साथ में, ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ जाएगा। अगर ये फोर्स बढ़ेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये इसका जो ब्रिज से कांटेक्ट है वो छूट जाएगा और ये सीधा आगे जाके कहीं ना कहीं आगे जाके गिरेगा फिर। तो इसने पूछा है कि वो मैक्सिमम स्पीड बताओ, ग्रेटेस्ट स्पीड बताओ जिससे इस ब्रिज को क्रॉस कर सकता है। तो ग्रेटेस्ट स्पीड यहाँ पे क्या हो सकती है, इतनी हो सकती है कि ये mg को बैलेंस कर दे, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, mg से ज्यादा तो क्रॉस करना ही नहीं है इसको। तो mv स्क्वायर अपॉन r शुड बी इक्वल टू mg, ठीक है, लिमिटिंग केस है ये। तो ये वो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी जो आप यहाँ पे बाइक को दे सकते हो। तो v मैक्स कितना आएगा, ये आएगा mgr, अच्छा m तो कैंसिल ही हो जाएगा ना दोनों साइड में, तो आएगा gr। तो v मैक्स कितना आया अंडर रूट ऑफ gr, g की वैल्यू 10 ले लो, और रेडियस कितनी बता रखी है 40 मीटर बता रखी है, तो अंडर रूट ऑफ 400 यानी कि 20 आ गया क्या, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये ब्रिज को क्रॉस कर सकता है। देखो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, आया समझ में। इससे कम स्पीड है तो इसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर इससे स्पीड ज्यादा होगी ना तो ये वाला फोर्स mg को क्रॉस कर जाएगा, mg से आगे निकल जाएगा, mg से ज्यादा हो जाएगा, तब ये आगे जाके गिर जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल आर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, इट विल बी एट ए डिस्टेंस फ्रॉम
द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कोई पार्टिकल है और वो मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे चक्कर लगा रहा है। तो इसने इनडायरेक्टली आपको क्या पूछा है, रेडियस पूछी है, सर्कुलर पाथ की रेडियस पूछी है। इसके दो एक्सेलरेशन बता रखे हैं आपको, कौन कौन से एक्सेलरेशन है, द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। लीनियर मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलना चाह रहा है इसको वैसे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस पूछी इसने, तो क्या रिलेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, क्या रिलेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा आर, तो आर इक्वल टू क्या हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन अल्फा। खत्म क्वेश्चन। 80 10 दे रखा है, ये 5, ये हो गया 2 मीटर अपना आंसर, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। आया समझ में, आसान। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर वेरीज विद टाइम एज v इक्वल टू टी स्क्वायर। जो स्पीड है पार्टिकल की वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है टाइम के साथ में। फाइंड द रेडियल टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। कब बताना है तीनों चीजें, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताना है। क्या क्या बताना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है एक, तो दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन, यानी कि रेडियल मतलब रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग कौन सा एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, दूसरा वो बताना है, और तीसरा बताना है नेट एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। याद आया क्या। तो आपको ये तीनों एक्सेलरेशन पूछे जा रहे हैं। अब क्या दे रखा है, सिर्फ एक फंक्शन दे रखा है और t इक्वल टू 2 सेकेंड टाइम दे रखा है। पहले तो ये बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड v इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे पुट करो, स्पीड निकल के आ जाएगी। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड कितनी 4 मीटर पर सेकेंड। तो याद करो जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। r हमें दे ही रखा है, देखो क्वेश्चन में r दे रखा है 2 मीटर, तो r यहाँ पे 2 मीटर मैं लिख देता हूं, तो वैल्यू पुट करनी है बस। v कितना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताना सारी चीजें, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड स्पीड कितनी 4, रेडियस कितनी है 2, यह आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब जिसका काम होता है स्पीड को बढ़ाना या कम करना। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होता है तो स्पीड बढ़ जाती है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट होता है तो स्पीड कम हो जाती है। तो इसका काम है स्पीड को बढ़ाना या कम करना। तो अगर मैं ये जो फंक्शन दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन कर दूं dv बाई dt, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि 2t के बराबर होगा। मैं इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूं समझ में आया क्या, क्योंकि स्पीड का टाइम के साथ में रिलेशन दे रखा है, और स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है उसी को तो बोलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो अपने पास आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि 2t के बराबर है। अब कब चेक करना है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यानी कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन 8, स्क्वायर करके सॉल्व करो, यह आएगा 16, यह आएगा 64, अंडर रूट 80 आ गया, अंडर रूट 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो इसको 16 इंटू 5 लिख सकते हो आप 80 को, 16 से 4 बाहर आ जाएगा तो 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है। ये अपना आंसर हो गया। बोलो आया क्या, है ना बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए व्हील हैज ए पेरिफेरल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी टेंजेंशियल स्पीड दे रखी है। पेरिफेरल स्पीड का मतलब क्या है, टेंजेंशियल स्पीड एट एन इंस्टेंट एंड इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यूनिट से पता चल रहा है कि ये एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। तो जो पेरिफेरल स्पीड है, जो व्हील है उसकी पेरिफेरल स्पीड आपको दे रखी है और वो डिक्रीज हो रही है।
मतलब ये इसकी पेरिफेरल स्पीड है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये डिक्रीज हो रही है, किस रेट से डिक्रीज हो रही है, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको मैं नेगेटिव में ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि ये स्पीड को घटा रहा है, रिटार्डेशन है ये एक्चुअली, ठीक है। हाँ, इफ द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एट दिस इंस्टेंट इज, यानी कि इस इंस्टेंट पे इसका जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। तो व्हील की रेडियस आपको कैलकुलेट करके बतानी है, आर बताना है। तो आर बताने के लिए तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी दे ही रखा है तो आर पता कर सकते हैं। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहां से लाओगे, तो देखो नेट एक्सेलरेशन दे दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता दिया, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। AC आपको फाइंड, अच्छा AC फाइंड करना है तो इसको एक काम करो, स्क्वायर करो पहले तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो AC इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा पहले तो ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, और फिर अंडर रूट करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो ए कितना है, नेट एक्सेलरेशन 100, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि स्पीड को घटा रहा है। यहां पे अगर माइनस में भी पुट करोगे तो स्क्वायर की वजह से तो प्लस ही हो जाएगा ना, इसलिए 60 लिख देता हूं। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इससे आर कैलकुलेट कर लो, क्या बन गया फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन ए सी। तो आर इक्वल टू वी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, ए सी कितना 80, सॉल्व करेंगे आएगा 100/80 यानी कि 5/4, 5/4, 1.25 भी आप इसको बोल सकते हो, 1.25 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला ही ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर, its linear speed is v equal to t square plus 2t, find the resultant acceleration at t equal to 1 second। तो t equal to 1 second के ऊपर resultant acceleration बताना है, क्या दे रखा है, v equal to t square plus 2t। तो resultant acceleration के लिए तो आपको दो टाइप के acceleration फाइंड करने पड़ेंगे। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पता होना चाहिए और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी पता होना चाहिए। कब पूछा इसने, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड बताओ v कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन r। तो v तो है 3, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बता रहे सारी चीजें, और r कितना बता रखा है क्वेश्चन में 3 मीटर, यानी कि ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में, रेडियस बता रखी है देखो क्वेश्चन में, ये रही रेडियस कितनी है 3 मीटर, ये चीज समझ में आई। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड का टाइम के साथ में रिलेशन दे रखा है, तो इससे आप ये फाइंड कर सकते हो कि किस रेट से स्पीड चेंज हो रही होगी, उसी को हम यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। यानी कि dv/dt करके देखना पड़ेगा, ये आएगा 2t + 2। लेकिन कब चेक करना है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2 इंटू 1 + 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आया 3, ये आया अपना 4 स्क्वायर अंडर रूट में 25 बना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपना फाइनल आंसर आ गया। यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय रोटेटिंग ए स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर एट ए हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन स्ट्राइक एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फाइंड द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज इन सर्कुलर मोशन। एक बॉय है और वो एक पत्थर को धागे से बांध के घुमा रहा है ऐसे, ये बॉय है अपना, और ये क्या कर रहा है, पत्थर को ऐसे धागे से बांध के ऐसे घुमा रहा है। अचानक से रस्सी टूट जाती है,
तो रस्सी टूटने पे पत्थर आगे जाके ऐसे कहीं गिरेगा, टेंजेंशियली जाएगा। वैसे जैसे मान लो ऐसे है ना, ये ऐसे सर्कल पे घूम रहा था पत्थर और यहाँ पे पत्थर, ये रस्सी टूट गई तो पत्थर, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर है तो ये आगे जाके ऐसे कहीं गिरेगा, है ना। तो वैसा सीन मान लेते हैं। कितनी ऊंचाई पे है भी ये? ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, ग्राउंड से ये 5 मीटर ऊंचाई पे खड़ा हुआ है एक तरह से, और पत्थर को घुमा रहा है। तो यहाँ पे जब ये गिरेगा तो टेंजेंशियली मान लो ये आगे जाके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। कितनी दूरी पे जाके गिर रहा है? 10 मीटर दूरी पे जाके गिर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। 10 मीटर पे दूर ये गिर रहा है। क्या पूछा इसने? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, मतलब जब ये घूम रहा था तो इसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी फाइंड करना पड़ेगा। आर तो पता ही है, 5 मीटर रेडियस के, सॉरी 2 मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ये। देखो दे रखा 2 मीटर की सर्कुलर पाथ के ऊपर ये घुमा रहा है 5 मीटर की हाइट पे, और 10 मीटर दूरी पे जाके गिरा ये। अब एक चीज सोचो, यहाँ पे इसके पास कौन सी स्पीड है? पत्थर के पास टेंजेंशियल स्पीड है, वी मान लेते हैं। तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। याद करो, हॉरिजॉन्टली किसी चीज को फेंकते तो वैसे जाके गिरती है पैराबोलिक पाथ पे। ये वही तो केस है। ये हाइट दे रखी है, ये रेंज दे रखी है। क्या रिलेशन होता है हाइट और रेंज में? याद करो, जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है u अंडर रूट 2h अपॉन जी। u की जगह v ले लेते हैं सिंबल, u की जगह क्या ले लेते हैं? सिंबल v ले लेते हैं। तो बताओ v कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? इससे कर सकते हो। r इंटू ये उधर चला जाएगा अंडर रूट में g, और ये नीचे आ जाएगा 2h। तो सॉल्व कर दो इसको, तो v आ जाएगा। रेंज कितनी? 10 मीटर, g की वैल्यू 10, 2 इंटू हाइट 5 मीटर, तो ये 10 से 10 कैंसिल, अंडर रूट 1 यानी 1, यानी ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई ना, और स्पीड अपने पास आ गई तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इजीली बता सकते हो। स्पीड कितनी लेनी है? 10, रेडियस कितनी है? 2, 50 आ जाएगा ये। तो बोलो आया क्या समझ में? तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया अपना। बोलो आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a equal to 15 meter per second square represents the total acceleration of a particle, radius r equal to 2.5 meter at a given instant of time, the speed of the particle is। तो पार्टिकल की स्पीड बतानी है। देखो डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे, और इसमें नेट एक्सेलरेशन दिखा रखा है। वो ये जो रेडियस वाली जो लाइन है ना, इससे 30 डिग्री एंगल पे है। तो आपको क्या बताना है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल बतानी है। स्पीड किधर होती है हमेशा पार्टिकल की? टेंजेंशियल। मान लो ऐसे जा रहा है पार्टिकल v स्पीड से, ऐसे घूम रहा था, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका नेट एक्सेलरेशन दिखा रखा है आपको। कितना है? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस कितनी बता रखी है? 2.5 मीटर। आया समझ में? अब स्पीड कहाँ पे आएगी? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में आएगी। स्पीड कहाँ पे आएगी? याद करो, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर अपॉन r। तो उससे स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। यहां पे एक चीज नोटिस करो, जो पार्टिकल है उसका नेट एक्सेलरेशन यहां पे है। इस पे एक तो काम कर रहा होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, एक इस पे काम कर रहा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मान लो कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कर रहा है at, तो at और ac का रिजल्टेंट कौन है? a, जो कि ये जो AC है इससे 30 डिग्री एंगल पे दिखा रखा है। समझ में आया क्या? डायग्राम से जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो AC से 30 डिग्री एंगल के ऊपर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस नेट एक्सेलरेशन का ये जो 30 डिग्री एंगल पे जो कंपोनेंट है ये कौन होगा? ये होगा AC। भाई नेट एक्सेलरेशन कितना है? A। इसका रेडियस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा यानी कि a cos 30 डिग्री, वो कौन आएगा? वो AC के बराबर आएगा। भाई नेट एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना है? ये है a cos 30, जिसको हम AC बोलते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब a तो आपको 15 दे ही रखा है, cos 30 कितना? √3/2 इक्वल टू AC। तो AC कितना आया? AC आ गया अपना 15√3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पूछा क्या इसने पूछा है v, तो v आएगा अंडर, v पूछा है ना स्पीड, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ AC इंटू r।
वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। AC है 15√3/2 इंटू R कितना है 2.5 मीटर। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ये अपना आंसर आ जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। √3 की वैल्यू याद है ना, क्या वैल्यू होती है 1.732 होती है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। देखो जी, तो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्राजेक्टरी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट हाईएस्ट पॉइंट। एक तो जहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, और यहां पे जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है u cos थीटा। तो u यहां पे आपको दे रखा है 40, तो ये हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री। cos 30 होता है √3/2, यानी कि आएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास में यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इतनी है, और यहाँ पे जब फेंका है तो वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके समझते हैं। मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। ठीक है, सेंटर की तरफ, और ये इसकी जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ये एंगल कितना बनेगा हमेशा 90 डिग्री। और मान लो इस सर्कल की रेडियस r है, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है AC = v²/r। तो आप r इससे इजीली फाइंड कर सकते हो अगर आपको पता चल जाए कि v कितना है और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कैसे पहचानोगे? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वेलोसिटी के अलोंग जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को पहचानना हो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला जो एक्सेलरेशन है ना उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोजेक्टाइल मोशन में लगा के देखते हैं। पार्टिकल को यहां से फेंका तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा होगा। कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ जी काम करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर या प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल के ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, जो कि नीचे की तरफ लगता है। यहां भी नीचे की तरफ है, यहां भी नीचे की तरफ लगेगा। आया समझ में? अब क्या यहां पे एक चीज देख के बताओ कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है क्या जी उसके परपेंडिकुलर है? नहीं। तो हम एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर क्यों मैं यहाँ पे इसको करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है, तो मुझे पार्टिकल की जो स्पीड है उसके स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन से, जो कि हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी के वो लेना है। तो मैं जी के दो कंपोनेंट करूंगा, ध्यान से देखना आप। ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री दिखा रखा है, तो ये हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। फिर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये 60 है तो ये 30 होना चाहिए। अब इस जी के कंपोनेंट करके देखो, जी का इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो आएगा जी cos 30। देखो जी का 30 डिग्री से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो लिया मैंने, ये आएगा जी cos 30 डिग्री। क्या ये जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है क्या? हाँ जी, परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि जी का हमने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लिया है। और यही किसकी तरह काम करेगा? यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा। तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी? तो एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बताओ फॉर्मूला लगा दो। v कितना है 40, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना है? ये है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अपना, g की वैल्यू 10 और cos 30 कितना √3/2। पूरा सॉल्व करो इसको, 1600 नीचे आएगा 5√3। थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो यह 320 डिवाइडेड बाई √3 है ना मीटर। और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो करने को, ये अपना आंसर हो गया। ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब बताओ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? तो जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप देख पा रहे हो कि वेलोसिटी के
परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किसकी तरह काम करेगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की तरह काम कर रहा होगा। हमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है वो लेना होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, r इक्वल टू यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी, v कितना है यहाँ पे, स्पीड है 20√3 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है ना, ac इक्वल टू g लेना है यानी कि 10। तो ये आ जाएगा अपना 400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो उड़ा देंगे, कितना आया 120 मीटर आ गया। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 120 मीटर है और यहाँ पे कितनी है वो इससे सॉल्व करने पे पता चल जाएगा। तो ये अपने आंसर्स हैं। आया समझ में बच्चों? काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मुला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।